हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑफिसर्स मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइड्स। यस, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स वीडियो। आज का जो ये जो वीडियो है इसमें मैंने पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, लाइक आप पकड़ के चलो, मैंने कम से कम 15 एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल ऑफ 15 एमसीक्यू है। तो आज का अपना टारगेट क्या है? 15 एमसीक्यू को कंप्लीट करना है। ये एमसीक्यू कौन से मंथ के हैं? मैं बोल दूंगा ये जून के हैं आपके। ठीक है, जून मंथ। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ जून वाला ये पूरा एमसीक्यूज है। 15 एमसीक्यूज है। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैं चाहता हूँ आप लोग जब मैं क्वेश्चन दिखाऊँ तो उसके ऊपर एक 5 सेकेंड सोचो, मार्क योर करेक्ट आंसर एंड देन लुक एट द आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2026। आपके सामने 4 ऑप्शन है। थिंक एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। सोचिए और आपका करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। यस, आई होप कि सब लोगों को आंसर पता होगा। देखो इसमें ना क्या है, व्हाट इज करेक्ट आंसर, आपको पूछी गई है थीम, ऑफिशियल थीम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एविएशन सेक्टर, देखो ये जो आपका थीम था लेकिन विंग इंडिया 2026, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाओ और आपके नोट्स में पहला ये हेडिंग दे दो आप लोग। ठीक है, विंग्स इंडिया 2026। तो विंग्स इंडिया 2026 का जो थीम है, ठीक है, वो थीम आपके स्क्रीन के सामने अभी है। ठीक है, राइट डाउन दिस थीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके रिगार्डिंग और कुछ 4 फैक्ट है जो मैं चाहता हूँ आप याद करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एविएशन इवेंट था, ऐसे बोलते हैं इट्स वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट। ठीक है, इट विल बी द लार्जेस्ट एविएशन इवेंट। ठीक है, कब होने वाला है ये इवेंट? ये इवेंट होने वाला है 28 से 31 जनवरी 2026 में। याद रखना 2026 में होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि ये इवेंट कहाँ पे होने वाला है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस इवेंट। तो लोकेशन आपके सामने है। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है? हैदराबाद में एयरपोर्ट के यहाँ पर होने वाला है। अगेन वेरी लोकेशन इज वेरी वेरी क्रुशियल फॉर यू। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लोकेशन को ऐड करके दिया है आपके लिए। नाउ अब इसमें और एक चीज डिस्कस हुई थी कि इंडिया का क्या गोल है जब हम बात करते हैं आपके सिविल एविएशन के लिए। याद रखना इंडिया जो है, भारत जो है अपना, वी वांट टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट अलोंग विथ अवर विजन ऑफ विकसित भारत। एंड आई एम डैम श्योर, आई एम डैम 100% श्योर वी विल अचीव विकसित भारत एट 2047। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ और एक क्वेश्चन जो इसी प्राइमरी क्वेश्चन से बन सकता है कि किसके द्वारा ये सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा ये ऑर्गेनाइज करने वाले हम लोग इस इवेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, देन फिक्की। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म आपके सामने है। एंड देन एआई। एआई क्या होता है? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब लोग हैं। अब और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर है। इन सब लोगों ने मिलके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में डिजाइन, सारी चीजें डिजाइन की है और ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? इसकी थीम अभी हमारे पास है। थीम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सब लोग लिख रहे हो मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत फॉरकास्ट सिस्टम। देखो भारत फॉरकास्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई वुड से वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल है हमारा। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल, मान लो मानसून हो गया हमारा। ठीक है, हमारा समर हो गया। ये हमेशा ट्रू रहा है कि जब भी इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन होती है वो रॉन्ग ही होती है। ठीक है, लेकिन लेकिन हाँ, अब हमने क्या किया है, हमें एक नया आई वुड से फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जिसे हम बोलते हैं भारत फॉरकास्ट सिस्टम, जो वेदर के लिए हमें काम आएगा। किसके द्वारा ये किया गया है? आपको पता होगा इसरो ये काम नहीं करेगा। ये तो आई थिंक सब लोग इसरो को तो पहले डिलीट मार ही दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बचा फिर? यहाँ पे करेक्ट आंसर इज IITM पुणे। याद रखना व्हाट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज IITM पुणे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब इसके रिगार्डिंग कुछ और इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में आ सकती है वो ये है,
पहला कि ये जो IITM पुणे है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजी, पुणे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री बहुत पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के तहत ये आपको आएगा? ठीक है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। प्लस इस सिस्टम को किस पावर सुपर कंप्यूटर द्वारा पावर किया जा रहा है? ठीक है, तो अर्का। ठीक है, अर्का से सुपर कंप्यूटर द्वारा इसको पावर्ड किया जा रहा है। याद रखना, अभी जो है हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप याद करना, जब आप SBI में जाओगे मेंस देने के लिए, आप IBPS में जाओगे, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। और मैं यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी मैं स्टेटमेंट बेस्ड ही ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ इन चीज़ों को लिखो, आप नोट डाउन करो, तभी ये चीज़ें आप अच्छे से रिटेन कर पाओगे। ठीक है गाइज, नाउ लेट्स मूव हेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का जिसने एंटायर पावर रिक्वायरमेंट थ्रू द सोलर एनर्जी? मतलब उस विलेज में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सोलर पावर के ऊपर चलता है। मतलब आप समझो, दिन में वो लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिन में वो बाकी कोई सी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, जो लाइट्स लगती है, फिर सारी चीज़ें लगती है। ठीक है, वो सारा इसके ऊपर ही चलता है, सोलर के ऊपर चलता है। ऐसा कौन सा विलेज है? यस, व्हाट इज करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर करिकलाल नहीं है, किसी ने मार्क किया होगा तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका दीव। ठीक है, आपने दीव सुना होगा, दमन दीव सुना होगा, तो उस दमन दीव में जो दीव है वो ये दीव है। ठीक है, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसके रिगार्डिंग और कुछ सब क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस है। पहला, इस दीव डिस्ट्रिक्ट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? सोलर पावर कैपेसिटी कितना है? इसको याद ही कर लो, रट लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका टोटल सोलर पावर कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना कितना है, 11.88 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, दूसरा, ये जो अचीवमेंट हुई है वो किस स्कीम के तहत हुई है, कौन सी योजना के तहत हुई है? तो योजना कौन सी आपकी? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं एक ही चीज बता दूंगा इसके रिगार्डिंग, इसको डिटेल में भी करेंगे बाद में जाके, जब मैं गवर्नमेंट स्कीम का सेशन आपके लेके आऊंगा। इतना याद रख लो, 2024 का जो बजट था, इंटरिम बजट था गवर्नमेंट का, उस समय इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बजट में लॉन्च की गई स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये? इसको बजट जो पेश करते हैं, दैट इज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन। ठीक है, तो उनके द्वारा इस पर्टिकुलर योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ सेकंड, ये चीज मैंने आपके लिए खास यहाँ पे लिखी है कि ये जो सोलर पार्क है, ठीक है, दीव में एक सोलर पार्क है, किस जगह पे? फुडम सोलर पार्क। कि ये इसको याद कर लो, बहुत बार ना SBI वाले ये छोटे छोटे चीजें पूछ लेंगे कि भाई वहां पे कौन, ये बोल देंगे वो तो कि फ्रीडम सोलर पार्क कहाँ पर है, तो भाई दीव में है, तो घुमा के पूछते हैं, घुमा के। तो हमें ना पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब सेम टॉपिक पे और मैं ना एक दो चीजें आपको और ऐड करके देना चाहता हूँ जो आपको याद रखनी है। ईयर याद रखना है, पहला आपको ईयर याद रखना है 2070। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ईयर? बिकॉज भारत सरकार का टारगेट है कि हम जो है नेट कार्बन, जो टारगेट है हमारा नेट जीरो कार्बन इमिशन, ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, ये इंडिया को अचीव करना है। ठीक है, इंडिया को अचीव करना है 2070 तक, इसलिए इसको याद कर लो। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां जो टारगेट है और एक ईयर में चाहता हूँ याद रखो, दैट ईयर इज 2030। ये बहुत पास वाला है, लेकिन याद करो इसको भी। ये क्यों याद करना है? बिकॉज भारत सरकार का टारगेट है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इंडिया में, ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, या फिर यू कैन से नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से ये एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। कितनी? 500 गीगावाट। जिसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए।
और एक 6 वाला फैक्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि भारत में कितने ऐसे सोलर पार्क है। भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम सोलर पार्क बनाएंगे, तो ऐसे कितने सोलर पार्क भारत सरकार अभी तक बना पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे पास जो अपडेशन है वो है आपका मार्च 2025 तक का डाटा मेरे पास है, ठीक है। अब उसके बाद भी मैंने देखा है कोई ऐड नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं ऐड कर भी दूंगा, लेकिन मार्च 2025 तक आपके पूरे भारत में टोटल 55 सोलर पार्क है, 55 सोलर पार्क बनाए गए हैं, अलग अलग जगह के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप आपने ये सारे 6 फैक्ट मेरे साथ लिख लिए गाइज। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है इन सभी के, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ठीक है। बताओ कौन सी वो कंट्री है जिसने होस्ट किया है एनुअल एशियन सिक्योरिटी समिट और शंग्रीला डायलॉग, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सब लोगों ने अभी तक करेक्ट आंसर मार्क कर दिया है। वाई? बिकॉज आपको पता है ये शंग्रीला डायलॉग कहाँ होता है, ये शंग्रीला डायलॉग होता है शंग्रीला होटल में, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या बताए, ये शंग्रीला डायलॉग क्या नहीं, शंग्रीला, ये जो दिख रहा है आप यहाँ पे, ये होटल है, होटल का नाम है ये, ठीक है। तो इस होटल में वो मीटिंग होती है, ठीक है, इस होटल में मीटिंग होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, शंग्रीला डायलॉग होटल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है शंग्रीला होटल। कहाँ पे ये होटल है आपका मॉरिशियस में, बिल्कुल नहीं है, वियतनाम में तो हो ही नहीं सकता है, कहाँ पर आता है, ये आता है सिंगापुर में, ठीक है। वेरी लोकेटेड, सिंगापुर में लोकेटेड है, ठीक है, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, किसके रिगार्डिंग ये होता है तो याद करना, यहाँ पर जो क्या होता है ना, डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है, डिफेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस फील्ड, ठीक है, शंग्रीला डायलॉग, इतना बस के लिए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अलिंजा ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2025, एनुअल रेट इन इज इंडिया लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर प्रोजेक्टेड टू ग्रो। बताओ कितने प्रतिशत से भारत का जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वो ग्रो हो रहा है। आप सबको पता होगा एक चीज, इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हेल्थ इंश्योरेंस सारे इसमें आ जाता है, एक और एक होता है आपका जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जनरल को आप नॉन लाइफ भी बोल सकते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस भारत का कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है, तो याद करना, इसको रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। ग्रोथ रेट कितना है आपका, 10.5%, कितना है, 10.5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, इसको याद रख लेना। अब इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है जो मैं चाहता हूँ हम करते हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस वेरी हाई है। पहला, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कितने से ग्रो हो रहा है भारत में, 10.5% से ग्रो हो रहा है, जबकि दुनिया में कितने प्रतिशत से ग्रो हो रहा है, 5% से ग्रो हो रहा है। इसको याद करना, दुनिया का भी याद करो, इंडिया का भी याद करो। चाइना का क्या है, ठीक है, चाइना का किस्सा क्या है, चाइना में कितना ग्रो हो रहा है, चाइना में ग्रो हो रहा है 7.8% से ग्रो हो रहा है। देन इंडिया में एफडीआई की लिमिट क्या है। अब एफडीआई बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी बाहरी देश से भारत में कितना पैसा आ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो याद करना, भारत सरकार ने बोला है कि पहला जो एफडीआई लिमिट था हमारा वो 74% ही था, ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके अभी कितना है भारत का टोटल 100%, मतलब कोई अगर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में तो वो 100% अमाउंट की भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, बीमा सखी योजना। क्या ये बीमा सखी योजना आपने पढ़ा होगा, ये किसकी योजना है, ये योजना एलआईसी की योजना है, ठीक है, एलआईसी की योजना ही है। इसमें एलआईसी का टारगेट है कि कम से कम 2 लाख जॉब्स वो क्रिएट करें, किस लिए, टू द फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है, फॉर द वुमन एम्पावरमेंट के लिए वो कम से कम 2 लाख जॉब क्रिएट करने वाले हैं। इसमें अगर आपको एनरोल होना होगा तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 70 साल तक इसकी एज लिमिट है, और एजुकेशनल क्राइटेरिया कि आप कम से कम 10th पास होने चाहिए, ठीक है गाइज, क्लियर है। प्लस अगर आप इसमें एनरोल होते हो, ठीक है, तो आपको पहली साल में, फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपये पर मंथ की जो सैलरी है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद सैलरी कम होती है, कुछ 6,000 है और फिर 5,000 है, लेकिन इसको याद रख लेना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
एग्जाम में आने के चांसेस वेरी वेरी हाई। और इसके साथ साथ जो अदर करंट अफेयर्स है मैं चाहता हूँ वो भी आपका एक रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, बीमा सखी LIC का है, 2 लाख जॉब क्रिएट करने हैं फीमेल्स के लिए, एज ग्रुप है 18 से 70 का, 10वीं पास चाहिए और पहली साल की सैलरी है 7,000 रुपये पर मंथ। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑडी इंडिया? बोलो कौन अपॉइंट हुआ है? नाउ आई होप लोगों को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी फेमस पर्सन, दैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है उनको अपॉइंटेड किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ऑडी। दैट्स ग्रेट। अब हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 ब्रांड एम्बेसडर रखे हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया है। रिसेंटली यहाँ पर भी कोई ना कोई तो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है। ठीक है, बोट ने भी किसी को तो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, पुमा में किसी को किया है और मिंत्रा ने भी किया है। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहाँ पे और एक चीज़ याद कर लो, हम जब नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद करो, नॉइज जो है, ठीक है, नॉइज का भी अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए ना, दैट आंसर इज आल्सो नीरज चोपड़ा। ठीक है, नॉइज के रिगार्डिंग में कुछ सवाल आता है तो उसका आंसर भी नीरज चोपड़ा ही होगा। ठीक है, ये जो 3 ब्रांड एम्बेसडर है, प्लीज आंसर मी इन कमेंट सेक्शन, बताओ कौन है, रिसेंटली अपॉइंटेड है। ये एक हिंट देता हूं मैं, यहाँ पर भी क्रिकेटर है कोई तो, ठीक है, क्रिकेटर है यहाँ पर भी कोई तो क्रिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिकेटर है ना, ठीक है, ये क्रिकेटर, इनकी एक टीम, मतलब इनकी जो टीम है वो वो फाइनल में गई थी। ठीक है, इस बार ये फाइनल में गए थे, IPL के फाइनल में गए थे ये। ठीक है, इनकी टीम तो कौन है बताओ। ठीक है, दूसरा ये जो है यहाँ पर इनका, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप गेस कर लो। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हीरोइन है कोई तो, ठीक है, एक हीरोइन है, बॉलीवुड हीरोइन है। ठीक है, गेस कर लो, अभी इतना हिंट दे दिया भाई, गेस तो कर ही लो ना। आगे, वेन इज द वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व एनुअली? कब हंगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो हंगर डे कब, आपको पता है अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हंगर से मरते हैं। ठीक है, वेरी बैड थिंग। ठीक है, बट आई होप एक दिन हम इससे भी उबर के आ जाएंगे। ठीक है, तो हंगर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, ऑन 28 मई। ठीक है, ऑन 28 मई। अब इसके रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ आप एक चीज याद रख लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थीम ऑफ द डे। थीम ऑफ द डे शोइंग रेजिलेंस। ठीक है, ये थीम ऑफ द डे, इतना याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, देखो थीम ही पूछते हैं। ठीक है, डेज वाले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, डे कब था और उसका थीम क्या है। ठीक है, इतना चीज कर लिए, बहुत हो गया। नाउ नेक्स्ट, हाँ, भारत सरकार का क्या टारगेट है जब बात आती है फुल फंक्शनल लिटरेसी की? फुल फंक्शनल लिटरेसी की बात आती है तो भारत सरकार का क्या टारगेट रहता है? मैं इसके लिए इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं व्हाट इज फुल फंक्शनल लिटरेसी। देखो, फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है? फुल फंक्शनल लिटरेसी में 2 चीजें आती है, एक आता है बेसिक, ठीक है, बेसिक लिटरेसी, और दूसरी आती है फाउंडेशनल लिटरेसी, दोनों आती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो बेसिक लिटरेसी का मतलब है, यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपली, क्या कोई इंसान रीड कर सकता है, क्या किसी इंसान को राइट कर सकते हैं का? तो रीडिंग, राइटिंग प्लस कुछ सिंपल कैलकुलेशन होंगे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन प्लस माइनस है, क्या वो कर पा रहा है? क्या अगर उसको वो आ रहा है, ठीक है, अगर उसको आ रहा है तो उसको बेसिक लिटरेसी उसको है। ठीक है, नाउ ये हमें देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी। ठीक है, अब भारत सरकार का क्या टारगेट है? भारत सरकार का टारगेट है कि पूरे भारत में हम लोग, ठीक है, पूरे भारत में हम लोग 2030 तक, ठीक है, 2030 तक, 2030, ठीक है, 2030 तक हम पूरे भारत में ये टारगेट अचीव कर लें कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी ना हो, ठीक है, जहां पर फुल फंक्शनल लिटरेसी नहीं है। एटलीस्ट बेसिक लिटरेसी तो लोगों में होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसके रिगार्डिंग आपको 3 फैक्ट है जो याद रखने हैं। पहला आप सबको पता होगा, त्रिपुरा के रिगार्डिंग फैक्ट आपको पता होगा, त्रिपुरा बिकम द 3rd स्टेट इन द कंट्री, ठीक है, आफ्टर मिजोरम एंड गोवा टू बिकम फुल्ली फंक्शनल लिटरेट। ठीक है, जैसे एक फैक्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा, ये जो भी हम फुल लिटरेसी का प्रोग्राम चला रहे हैं वो किस स्कीम के अंतर्गत चला रहे हैं, कौन सा वो गवर्नमेंट स्कीम है इसके अंदर ये सब चल रहा है, तो उस स्कीम का नाम है उल्लास। ठीक है,
अब इसका फुल फॉर्म क्या है इसका, यहाँ पे नीचे मैंने फुल फॉर्म भी दे के रखा है आपको, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यस, इसको याद करना। दूसरा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और जो इम्प्लीमेंट की जाएगी 2022 लेके 2027 तक, ठीक है। देखो ये फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है 60% इसका जो स्कीम का पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पे करेगी, और जो 40% पैसा है इसका ये आपको स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ये होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब, ठीक है। चलो, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका कितना स्ट्रेंथ होता है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज अ रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कौन सा? 34। कितना स्ट्रेंथ होता है? 34 होता है, इंक्लूडिंग द सीजीआई। अब ये थोड़ा सा न्यूज में था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द पद्म भूषण? पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला है मरणोपरांत इन 2005 में, ठीक है। तो याद करना व्हाट इज करेक्ट आंसर, आपको पता होगा करेक्ट आंसर इज शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? इनका एक और एक नाम है, इनको बोलते हैं बिहार कोकिला। ये याद करना, एग्जाम में बहुत बार ये आने के चांसेस है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? बिहार कोकिला, ठीक है, बिहार की कोकिला। जिसको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताओ, इंडिया की कोकिला किसे बोलते थे? ये बिहार की कोकिला है। इंडिया की कोकिला किसे बोलते थे? पूरे भारत की, ठीक है, बोलो, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 9th इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025? इनकी थीम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द थीम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद करना, इसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अब ये जो एडिशन है, 9th वाला एडिशन है, ये कब होने वाला है? अगर ये सवाल आता है वो कब होने वाला है, तो इसका शेड्यूल हुआ है ये अक्टूबर 8 टू अक्टूबर 11 2025 में ये शेड्यूल हुआ है, ठीक है। लेकिन थीम क्या है इसकी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो सिटी है विच विल होस्ट 2026 का आशियान वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? हाँ, ये बहुत सही सवाल है। देखते हैं आपको पता है क्या। एक याद करना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत सही है पता है आपको? बिकॉज इसका जो लोकेशन है वो पहला कुछ अलग डिसाइड हुआ था, पता है आपको? इसका करेक्ट देखो, अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका अहमदाबाद। व्हाट इज करेक्ट आंसर? अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज की, हम करने वाले हैं 2026 में। लेकिन इसके दो क्वेश्चन, इनिशियली कहाँ पे प्लान हुआ था? ये इनिशियली प्लान हुआ था गांधीनगर में, ठीक है। इनिशियली कहाँ प्लान हुआ था? गांधीनगर में, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज शिफ्टेड टू अहमदाबाद। आपको कोई भी सवाल आ सकता है, कहाँ से भी आ सकता है, हमें रेडी रहना है, कैसा भी सवाल हो, वी नीड टू प्रिपेयर। दूसरा एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड वाला, ये तो एशिया वाला मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2026 कहाँ पे होने वाला है? बताओ बताओ, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। यूएसए में होने वाला है, ठीक है, फ्रांस में होने वाला है, फ्रांस, यूएस, ठीक है। थर्ड देता हूँ मैं आपको, लेट्स से चाइना में होने वाला है, क्या चाइना में होने वाला है? या फिर फोर्थ आपका बताओ यूके में होने वाला है। बताओ व्हाट एवर यू करेक्ट आंसर मार्क, ठीक है, मार्क योर करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विच कंट्री was the main source of foreign direct investment in 2024-25? इस सवाल का जवाब आपको पता ही होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी क्रुशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस क्वेश्चन। अब देखो, मैंने इस सवाल का आंसर, व्हाट इज करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज द सिंगापुर। ओके, आई होप लोगों ने सही मार्क किया, सब लोगों ने सही मार्क किया ही होगा। लेकिन मैंने इसके लिए थोड़े से और क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने रिकॉर्ड हाई बना दिया है, ठीक है। कितना? 81 बिलियन डॉलर का, ठीक है, इनफ्लो इंडिया में हुआ है। पहला बात तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर द्वारा दिखाई गई है? इंडिया में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ दिखाई गई है एफडीआई के मामले में, वो सर्विस सेक्टर में दिखाई गई है, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोथ कहां पर है? सर्विस सेक्टर में आपको हाईएस्ट ग्रोथ दिखेगी, ठीक
ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आता है? तो महाराष्ट्र में आया है। कितना आया है? हाईएस्ट, दैट इज 39% एफडीआई कम्स टू महाराष्ट्र। अब इसको फॉलोड बाय कौन है? फॉलोड बाय यू हैव कर्नाटका एंड दिल्ली। ठीक है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड दिल्ली। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि किस कंट्री द्वारा ये आया है, तो कंट्री का पहला रैंक में अगर आपको मिलेगा दैट विल बी द सिंगापुर। ठीक है, फॉलोड बाय मॉरिशियस एंड फॉलोड बाय द यूएस। ठीक है, ये फैक्ट है, आप पता करो। ये कोई भी सवाल कहां से भी कोई भी फैक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिख सकता है। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ लिखो और इसको समझ लो। नाउ आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, विच वेयर द टॉप 5 स्टेट रिसीव मैक्सिमम इक्विटी। अब मैंने अभी बता दिया। व्हाट इज करेक्ट आंसर? बोल दो सभी लोग भाई। करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो खुल जाऊंगा यहाँ पे घूमने के लिए। देखो क्या सवाल बोल रहा है हमें। कौन सा वो भारत का राज्य है जहां पर कंट्री का पहला जंगल सफारी ट्रेन, कौन सा बोला मैं? जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च हुआ है। मैं तो खुद जाऊंगा जंगल सफारी करने इस यहाँ पर। ठीक है, हाँ, कितने लोगों को इंटरेस्टेड है? कम। ठीक है, नाउ ये जंगल सफारी ट्रेन जो है वो लॉन्च हुई किस राज्य में हुई है? ठीक है, यू हैव टू टेल मी। अब यहाँ पे आपको एक हिंट है। कौन क्या हिंट है? कि ये जो है ना जंगल सफारी ट्रेन, ये कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व एंड, ठीक है, कटारनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को कनेक्ट करती है। अब एक बात समझो, जिसको को ना इनमें से एक का भी पता है तो वो करेक्ट आंसर बता देगा। ठीक है, अब दुधवा टाइगर रिजर्व एक भी पता होगा तो बता देगा। दुधवा टाइगर रिजर्व ना, एक बात समझो, दुधवा टाइगर रिजर्व वेरी फेमस फॉर बंगाल टाइगर। ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है आपके लिए? बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत अच्छे बंगाल टाइगर की संख्या है। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, लेकिन हाँ, व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर यू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हियर वी फिनिश ऑल अवर 15 क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ आए हैं, आप सबने एंजॉय किया है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, I just request do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.